distraction, suppression, overthinking, right? अगर एक इंसान अपनी इमोशंस को हैंडल करने के लिए एस्केपिज्म, अवॉइडेंस, डिस्ट्रैक्शन, सप्रेशन या ओवरथिंकिंग का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा उन इमोशंस से बाहर निकलने। तो ये जो बंदा है, ये जो लड़की है फॉर एग्जांपल जिसका रेप हुआ है, अगर ये इस रेप वाले इंसिडेंट की इमोशंस को लेकर सप्रेशन, अवॉइडेंस, एस्केपिज्म, सप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन या ओवरथिंकिंग का इस्तेमाल करेगी तो 10 साल किसने कहा, 100 साल तक ये इससे बाहर नहीं निकल। इसीलिए एक्सेप्टेंस इज द वे फॉरवर्ड, नॉट डिस्ट्रैक्शन, नो सप्रेशन, नो अवॉइडेंस, नो एस्केपिज्म, नो ओवरथिंकिंग। लेकिन ऑब्वियसली इसको नहीं पता होती है कि इस इमोशनलिटी के साथ कैसे डील करना है। दैट्स योर जॉब टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि इन 5 मैकेनिज्म्स में से कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल तो नहीं कर रही है ये लड़की या फॉर एग्जांपल पेरेंट। अगर कर रहा है तो आपको इनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी समझाने होंगे कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपको ज़्यादा देर तक इमोशनल डिफिकल्टी होने के चांसेस हैं। ऐसे भी आपको ही झेलना है, वैसे भी आपको ही झेलना है, लेकिन ऐसे चांसेस हैं कि आप अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट हो गए तो कम पेन होगी, सफरिंग नहीं होगी। पेन होगी लेकिन सफरिंग नहीं। सो सफरिंग इज पेन प्लस डिनाइल। समझ रहे हो? हाँ, सक्सेस इज पेन प्लस एक्सेप्टेंस। आप कितनी सक्सेसफुल हो सकते हो इन द सेंस कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी सुधार आ सकता है अगर एक्सेप्टेंस होगी एटलीस्ट। लेकिन अगर डिनाइल है, अगर आप डिनाइल के लिए यही एस्केपिज्म, अवॉइडेंस, डिस्ट्रैक्शन, सप्रेशन, ओवरथिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होगी। एक तो वो लॉस जो बच्चे की सूरत में आपको मिल रहा है और वो लॉस जो आपकी अपनी जाती जिंदगी में आ रहा है, आपकी इमोशनलिटी हैंडल नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे हो ना जी? तो इसीलिए फिर यानी वैलिडेशन ऑफ इमोशंस, वैलिडेशन ऑफ फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप पेरेंट्स की इमोशंस को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी होगा ताकि वो अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज करें। वरना आप उसको बोलोगे आसान अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट आप क्या करो, आपको लगेगा बस इमें गो वो एक्सेप्टेंस नहीं। यू हैव टू अलाउ देम टू क्राई, यू हैव टू अलाउ देम टू शो दैट ग्रीफ। मे बी सोसाइटी उनको अलाउ नहीं करेगी। जैसे हम मोत वानस पे गसो इस वदने पे 4 घंटे हमला से मतलब क्यों नहीं रोएगी? मतलब क्यों रोना हमारी सोसाइटी ने क्यों टैबू बनाया हुआ है? इनफैक्ट आई राइट फॉर कश्मीर ऑब्जर्वर, वहाँ पे रिसेंटली मैंने आई राइट फॉर फ्राइडे आर्टिकल, माइंडफुल फ्राइडेज के नाम से मैंने उसमें यही मेंशन किया कि बोथ जेंडर्स शुड बी अलाउड टू क्राई। एक आर्टिकल में क्राइंग इज अ हेल्दी मैकेनिज्म, क्राइंग हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद योर ओन इमोशंस। हाँ, एक क्राइंग होती है टू कनेक्ट विद योर ओन इमोशंस, दूसरा क्राइंग होता है यह तो मायूसी की क्राइंग, वो कसमपुरसी की क्राइंग, वो मतलब ना हेल्पलेसनेस की क्राइंग। ठीक, वो हेल्पलेसनेस की क्राइंग भी कुछ देर तक जायज है, लेकिन कंटिन्यूअसली अब इसको 2 साल हो गए और अभी भी ये हेल्पलेसनेस की क्राइंग दिन रात उसी एक मैकेनिज्म को इस्तेमाल करें, दैट इज पैथोलॉजिकल। अदरवाइज क्राइंग खुद में रहमत है, ये हदीस भी है। तो हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु यानी उनके अपनी बेटी की मरने पर रो रहे थे, तो ये अरब में रिवाज नहीं था कि मर्द रोता था, राइट? तो लीडर को रोते हुए देखा तो सहाबा में से किसी ने पूछा कि ये क्या है? अरे वो रहमत है, बिकॉज अगर क्राइम नहीं होगी तो डिनाइल में है बंदा, तो आप उनको रोने दें। देयर इज नो प्रॉब्लम इन क्राइम। हाय बीमार से डिप्रेशन वालों से नहीं, उनकी आंखों से इमोशंस एक्सप्रेस होंगी तो शायद वो कनेक्ट हो सकते हैं विद देयर इमोशंस, एंड हेंस इट मे हेल्प देम फ्रॉम टू मूव फ्रॉम डिनाइल टू एक्सेप्टेंस। So that needs to be encouraged in fact. अगर वो नहीं रो रहा है ना, इनफैक्ट मुझे अच्छा खुला पढ़ते पर मेरे पास एक क्लाइंट था, मैंने जब उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी समझी तो लॉट ऑफ चाइल्डहुड एब्यूज एंड नेगलेक्ट आई फाउंड। लेकिन जब वो डिस्कस कर रही थी ना इस एब्यूज और नेगलेक्ट को, मैंने उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे, टू मच वरी। मैंने और पोक करने की कोशिश की इन द सेशंस टू कम, मैं वेट कर रहा था क्या भाई बात जिससे से रोना शुरू किया। मैंने बोला लास्ट पे एट द एंड ऑफ दैट सेशन आज मैं कामयाब हो गया कि आज आपकी आंखों से इमोशंस एक्सप्रेस होने शुरू हुए हैं। नाउ इज द टाइम जहां से आपकी रिकवरी पॉसिबल हो सकती है।
आप इतना सप्रेस करके बैठे हो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे और आंखों में और फेस पे कोई कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, शोज की लॉट ऑफ सप्रेशन चल रहा था वहां पे, यानी कि सप्रेशन एज एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपको क्राइम फर्स्ट एक्नॉलेज करनी है, वैलिडेट करनी है उनकी इमोशंस को। इसी तरीके से इससे क्या हो जाता है, वैलिडेशन ऑफ इमोशन से इट फॉस्टर्स ट्रस्ट, इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथन्स द पेरेंट सपोर्ट रिलेशनशिप, यानी कि आप दो का, पेरेंट और क्लिनिशियन का, यानी बाय सेइंग आई अंडरस्टैंड हाउ दैट वुड बी फीलिंग, हाउ दैट वुड बी चैलेंजिंग फॉर यू, राइट। फिर कोपिंग स्ट्रेटजीज में आप मुझे कोपिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हो, उनकी नेसेसिटी समझाते हो कि कोपिंग स्ट्रेटजीज को क्यों इस्तेमाल करना है, कितने टाइप्स ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज का इस्तेमाल करके कैसे आप माइंडफुलनेस के थ्रू उनको लेट गो करना सिखाते हो। लेटिंग गो वेरी इंपॉर्टेंट टूल, राइट, फॉर पेरेंट्स, ताकि उनके जहन पर ये कंटिन्यूअसली बग ना करे। तो माइंडफुलनेस का न्यूरोसाइंस शोज द इम्पैक्ट ऑफ लेटिंग गो, neuroscience shows the impact of mindfulness in all the emotional disorders। तो आप उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बाज़ाब्ता तौर पर समझा सकते हो एज ए टूल, और इसी तरीके से आप एनकरेज कर सकते हो उनको टू फॉर सेल्फ केयर एंड प्रायोरिटाइजिंग मेंटल वेलबींग। अगर आप में से कोई यानी हवाई जहाज का सफर कर चुका है, वहाँ पे कहा जाता है कि भाई ये जहाज जब ऊंचाई पकड़ेगा तो ऊंचाई की यानी ऑल्टीट्यूड पे इसका ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अंदर से कम हो सकता है। ऑक्सीजन कम होने की सूरत में आपकी सीट के ऊपर मास्क जो है वो नीचे उतरेंगे, पहले अपना पहनिएगा, फिर आसपास के लोगों की हेल्प कीजिएगा अगर किसी को पहनना नहीं आता। तो दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं केयर गिवर बर्डन की, सो इस दफान ये पेरेंट के बने यह ठीक रोज है मेस हिशी सो हिशी का था छन किनी कैसे कि पेरेंट की मेंटल वेलबींग विल डिफाइन द यह जो चाइल्ड कहां तक पहुंच सकता है। अदरवाइज वो उसके केयर में लग जाएगी तो वो खुद उस कंडीशन में की जरूरत होगी। सो आपका काम होगा टू डिस्पेल मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, ऑब्वियसली आपका काम होगा टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो कि ऑब्वियसली पिछले 2 यानी दिनों से कंटिन्यूअसली आपने सुनी होगी। आपका काम होगा टू एक्ट एज रिसोर्स पर्सन फॉर पेरेंट्स, कि उनको कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस कौन से ऑनलाइन ग्रुप्स आपको मिल सकते हैं जो सच में काम करते हैं इस चीज़ पर, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो उसकी डायरेक्टली आपके पास होनी चाहिए बाज़ाब्ता तौर पर, ताकि आप उनको वो एक फीलिंग ऑफ जहाँ पे आप उनको फीलिंग ऑफ कम्युनिटी का एहसास दिला सकें। क्योंकि जब वो यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन फोरम्स में जुड़ जाते हैं, तो वो कई सारे पेरेंट्स की एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो उसकी डायरेक्टली आपके पास हो बाज़ाब्ता तौर पर। इसी तरीके से उनमें ऑब्वियसली आपको इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले उनकी चैलेंज को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होगा कि उनको इमोशनल लेवल पर क्या चैलेंज आ रहे हैं। फिर आपको एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एज थेरेपिस्ट, एज काउंसलर्स, आपको उनको समझाना होगा अपनी इमोशनल रेजिलियंस कैसे बिल्ड करनी है, पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स कैसे डेवलप करने हैं, मी टाइम कैसे क्वालिटी टाइम बनाना होता है। मी टाइम इज व्हाट? मी टाइम इज द टाइम दैट यू स्पेंड विद योरसेल्फ। सो मी टाइम उनको ऐसा ना लगे, वो गिल्टी फील ना करें कि मी टाइम उनको देना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चा जी ऐसा है तो अब मैं क्या ही मिसाल के तौर पर खुद को कोई प्लेजरेबल चीज दे सकता हूँ, मैं कैसे मूवी देख सकता हूँ मिसाल के तौर पर, अगर मेरा बच्चा इस चीज के साथ जूझ रहा है मिसाल, तो उनको समझाना है कि मी टाइम इज इम्पोर्टेंट। मी टाइम में आपका यानी फिजिकल वेलबींग आता है, मी टाइम में आपका रिलीजन आता है, मी टाइम में आपका यानी हॉबीज में एंगेज होना आता है, मी टाइम में आपका सेल्फ की तो फिजिकल वेलबींग में ही आ गया, मी टाइम में आपकी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस आ सकती हैं, मी टाइम में आपका जिम जाना हो सकता है, मी टाइम में आपका अच्छा खाना, अच्छा पहनना, टाइम पर सोना, टाइम पर जागना हो सकता है। वो आपको एसेस करना है कि इनका जो मी टाइम है वो इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है यू शुड बी प्रेसिंग अपॉन इट कि नहीं। सर एक हमारा एक कज़न है, उसको भी कुछ इश्यू थे, वो बोलता था कि मैं एक दिन रखता हूँ रोने के लिए, क्या वो स्ट्रैटेजी उसकी ठीक? मैंने आपको पहले ही बताया कि रोना फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन एक चीज है, फॉर द सेक ऑफ शोइंग योर हेल्पलेसनेस एवरी डे एवरी नेक्स्ट डे अलग चीज है। अगर वो सिर्फ रोना इस्तेमाल करेगा एज ए कोपिंग मैकेनिज्म तो इट कैन बी डेंजरस। सो कोपिंग मैकेनिज्म नीड टू बी वेरीड, उसमें सिर्फ रोना ही नहीं आ सकता। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट क्राइम, बट
crime should not be the only thing, basically, only strategy to employ, right? जी, तो fostering hope, तो hope build करना खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये क्रोनिक डायग्नोसिस एक इंसान के जहन में होपलेसनेस बिल्ड कर सकता है और हेंस डिप्रेशन, मिसाल के तौर पर। सो होप बिल्ड करना, आपको पहले एसेस करना होगा द लेवल ऑफ होप इन द क्लाइंट, इन द पेरेंट, मिसाल के तौर पर। उसके बाद आपको होप बिल्ड करने पर काम करना होगा, क्योंकि आपको देखना है अब बंदा खुद भी ऑलरेडी पता है उसको कि हाँ मैं होपफुल हूँ, वो पक्का मुसलमान है, मिसाल के तौर पर वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उसने होप डेवलप की है, तो आपको क्यों अपना यानी अपना टाइम ज़ाया करना है। लेकिन आपने एसेस करके देखा कि बेचारा बहुत होपलेस हो चुका है, नाउ इज योर रोल टू इंड्यूस होप। सो पहले एसेस करें, फिर इंड्यूस करें, फिर इंड्यूस करने में हेल्प करें। तो कोपिंग स्ट्रेटजीज, पेरेंटल कोपिंग स्ट्रेटजीज में आपकी जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें यानी कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आ जाती है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आ जाती है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक्सरसाइज आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, क्योंकि सारा का सारा फोकस सिर्फ बच्चे पर है और आपका बाकी सारा टाइम मिसमैनेज हो रहा है, दैट नीड्स टू बी असेस्ड बाय यू। सो काउंसलिंग इज नॉट एन ईजी थिंग। आपके जहन में 100 तरह के सवालात होने चाहिए जिनको जाकर आप प्रोब कर सकते हो इनटू द यानी पेरेंट्स लाइफ की, उसकी अपनी लाइफ कहाँ से कहाँ जा रही है। इसी तरीके से सेल्फ केयर फॉर पेरेंट्स, जैसे मैंने बताया अभी, बैलेंसिंग फैमिली नीड्स। अब 2 बच्चे हैं, एक ऑटिस्ट है, दूसरा मिसाल के तौर पर एवरेज है, तो सारा का एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, दूसरा एवरेज है, सारा का सारा फोकस कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जाएगा, वो जो दूसरा एवरेज चाइल्ड है वो कहाँ जाएगा, उसकी पेरेंटल नीड्स, उसकी इमोशनल नीड्स कौन कैटर करेगा। तो दैट मीन्स अगर ये पेरेंट खुद इमोशनली स्टेबल होगा तब जाके ये उसको भी दे पाएगा जो उसका हक है एवरेज चाइल्ड का। अगर ये खुद इम्बैलेंस है तो जितने भी इसके इमोशनल रिसोर्सेज थे वो कहाँ गए, वो वहां गए, यहाँ तो ये खाली रह गए। तो अब इसको तो डाउन्स है, उसको डिप्रेशन होगा। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फादर का एक आइडिया है अबाउट हैंडलिंग दिस, मदर का दूसरा आइडिया है बुढ़ापन दंदर बोझना मिसाल के तौर पर, तो मिसकम्युनिकेशन से बच्चा फिर से खराब हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से रूटीन्स और बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, रूटीन वरना सारा का सारा टाइम यहाँ जाएगा। इसी तरीके से यानी कि रेस्पाइट केयर एंड एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। फैमिली डायनामिक्स जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार डायग्नोस आ गया पूरी फैमिली डायनामिक्स रीशेप हो जाएगी आप, राइट। बच्चे का डायग्नोस आ गया, फैमिली डायनामिक्स रीशेप होगी। आपको एसेस करना होगा कि कहीं पैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, पैथोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स इन फैमिली डायनामिक्स तो डेवलप नहीं हो रही, तो ये भी आपका रोल बनता है यहाँ पे कि एड्रेसिंग सिबलिंग कंसर्न्स, कि बच्चा बोलता है कि भाई सारा का सारा अटेंशन वहाँ जा रहा है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है मिसाल से। तो इसी तरीके से प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ये आपका काम है। एनकरेजिंग सिबलिंग बॉन्डिंग एक्टिविटीज, यानी कि आपको उसकी सिबलिंग को केयर देने का वो एनकरेज करना है, दैट यू कैन केयर फॉर योर सिबलिंग मिसाल के तौर पर। और आपकी लेवल क्या होनी चाहिए, आप इस लेवल पर 5 साल के 10 साल के बच्चे हो तो इस भाई का कैसे ख्याल रखें, आपकी लेवल क्या होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर उनको जिंदगी गुजारनी है, आगे जाकर उसको आपके बैग एज पेरेंट आपके बैग कौन किस पर आपकी जिम्मेदारी, किस पर वो डालेंगे वो जिम्मेदारी, उसके भाई पर। तो अगर उसको बचपन से ही जिद हो गई इसकी तो सफर कौन करेगा आगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको बर्दाश्त करना है, किसको बोलेंगे, एवरेज बच्चे को बोलेंगे आपको ही बर्दाश्त करना है, वो बर्दाश्त नहीं करना है, आपको देखना है कि कैसे उसकी यानी इमोशनल नीड्स को भी कैटर किया जाए, राइट, ताकि वो कल को जब इमोशनली फुलफिल्ड होगा तो आगे जाकर वो इस भाई या बहन की हेल्प कर सकता है। अगर वो बचपन से ही इमोशनली डिप्राइव्ड रहा, क्योंकि उसको कहा जाता था कि त्रिका तो सब या त्रिकर बर्दाश्त, अब ठीक है बर्दाश्त तो ठीक है, लेकिन उसकी इमोशनल नीड्स को अलग जाकर आपने कभी कैटर ही नहीं किया, क्योंकि आपके पास खुद ही इमोशनल रिसोर्स नहीं है, राइट। सो कल्चरल सेंसिटिविटी, आपको देखना है कि किस इलाके से आ रहा है, पहाड़ी है तो अलग कल्चरल सेंसिटिविटी का ख्याल रखना होगा, वो श्रीनगर से आ रहा है तो अलग कल्चरल सेंसिटिविटी होगी, वो माइक्रो डिफरेंसेस होंगी डेफिनेटली, भले ही वो सारे कश्मीर से ही हैं, लेकिन अपने अपने इलाके में अपने अपने हिसाब से वो इस चीज़ को देखेंगे, तो आपको वो आइडिया भी होना चाहिए कि इसके इलाके में लोग कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं, तो आप उसके साथ बात करके समझ सकते हैं, राइट। तो रेस्पेक्टिंग दोज कल्चरल डिफरेंसेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
कम्युनिटी एंड पीयर सपोर्ट यानी कि ऑनलाइन फोरम्स हो या ऑफलाइन फोरम्स हो, आपका आइडिया होना चाहिए कि पेरेंट कहाँ से वो सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्टली होगी तो डेफिनेटली यू कैन बी हेल्पफुल फॉर द क्लाइंट। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, सर कंक्लूड करें, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें एज हेलो, हाँ, कुल मिलाकर अगर हम बात करें यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या बनता है या आप काउंसलर्स का रोल क्या बनता है इन हेल्पिंग द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम। तो पहली चीज ये है कि ये सपोर्ट कंटिन्यूअस है, ये ऐसा नहीं कि बस एक काउंसलिंग फंसा दिया तो बस मकले का जिंदगी मकले, it has to happen in a continuous way। तो continuous support क्योंकि लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस है, तो एक दिन के वन टच थिंग ये है नहीं, तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि टाइम से विद द पैसेज ऑफ एज क्या क्या नए चैलेंज इमर्ज हो सकते हैं, राइट। तो उन चैलेंज का आपको पहले ही अंदाजा होना चाहिए, तब जाके जब ये बंदा कल को 2 साल के बाद आएगा आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि 2 साल के बाद कौन से चैलेंज इमर्ज हो सकते हैं, जो आपको उनके पेरेंट्स को बताना होगा कि ये चैलेंज आप हमें इस चैलेंज पर काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा एडोलसेंस में आ चुका है, तो दैट मींस सेक्सुअल फंक्शनिंग के बारे में आपको क्वेश्चन हो सकते हैं, पेरेंट्स को भी क्वेश्चन हो सकते हैं डेफिनेटली, है ना। तो आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से चैलेंज क्या है, तो दैट मींस इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सिर्फ उस वक्त 5-6 काउंसलिंग सेशंस की बात नहीं है, राइट। इसी तरीके से चैलेंज अलोंग द वे क्या होंगे, हेल्थ केयर के हिसाब से क्या चैलेंज हो सकते हैं, पेरेंट्स को एजुकेशन के हिसाब से क्या चैलेंज हो सकते हैं, सोसाइटल परसेप्शंस के हिसाब से क्या चैलेंज हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपका रोल बनता है। रेजिलियंस और कोपिंग में डेफिनेटली मतलब आप पेरेंट्स की रेजिलियंस और कोपिंग को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, एम्ब्रेसिंग द पॉजिटिविटी, लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, उस पर आपका रोल डेफिनेटली बनता है। और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच बिटवीन द वेरियस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो उसमें काउंसलर की पोजीशन कहाँ पे है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन कहाँ पे है, स्पेशल एजुकेटर, रिमीडियल एजुकेशनिस्ट यानी साइकियाट्रिस्ट या यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सब लोगों का अपना अपना क्या डोमेन है। उसके साथ साथ काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी अपना डोमेन समझना है, और ये नहीं समझना है कि वो खुद में सब वन मैन आर्मी है, राइट। उसको देखना है कि डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस या डेलीगेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज के लिए उसको पता होनी चाहिए कि किसको डेलीगेट करना है ये काम। तो इसी के साथ साथ एक यानी लॉन्ग टर्म वेलबींग पर भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल रहता है डेफिनेटली। तो इस तरीके से मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से ही स्क्रैचिंग द सरफेस करने की कोशिश की है आज की इस यानी एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम में, ये अंदाजा देने के लिए कि एक थेरेपिस्ट का रोल सिर्फ और सिर्फ इंटरवेंशन प्लान डेवलप करना नहीं होता, उसका पहले अपनी पर्सनालिटी को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो यानी पेरेंट की पर्सनालिटी को समझकर उसकी इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को अंडरस्टैंड करके उनको वो हेल्प पहुंचा सके, तब जाके वो बच्चे पर फोकस कर सकता है। अदरवाइज पता चला कि पेरेंट कहीं खुद है ही नहीं इमोशनली, वो क्या ही आपकी इंटरवेंशन को समझेगा और वो क्या ही आपकी इंटरवेंशन प्लान को फॉलो करेगा। थैंक यू।